हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 के नोट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये आपके पुष्प की संरचना दे रखी है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पुष्प का ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं परागकोश। और जो नीचे का होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डंठल तंतु। ये दोनों मिला के बनाते हैं पुंकेसर। यानी पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है, और ये भाग इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसके नीचे वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र, और जो नीचे ये अंडाशय है, अंडाशय वर्तिकाग्र, ये मिलके बनाते स्त्री केसर जो मादा भाग है। और ये दलपुंज है आपका। और ये बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी होती है। और ये बाह्य दलपुंज होता है जो सामान्यतः हरे रंग का होता है। पुष्प की संरचना, आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। तो पहला है आपके बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स, दूसरा है दलपुंज यानी कोरोला, तीसरा है पुमंग यानी फेंड्रोसियम, और चौथा है जायांग यानी जाइनोसियम। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। और जो बाह्य दलपुंज होते हैं यानी कैलेक्स, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों यानी सेपल से मिलकर बना होता है। और जो आपके दलपुंज है कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों यानी पिटल से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी ओर तरफ आकर्षित करने का होता है। और जो अगला है पुमंग यानी एंड्रोसियम, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक स्त्री पुंकेसरों यानी स्टोमीन से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। यह नर भाग होता है पुंकेसर। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोश, एक पुतंतु, जो मैंने आपको पहले बताया है। और इसके बाद आता है जायांग, जाइनोसियम। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आवृत बीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है। मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। और जो ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना। और जो पुमंग है एंड्रोसियम, पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवृत बीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है।
जो परागकोश की संरचना, परागकोश होता है उसकी संरचना, एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होता है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है। ये डायग्राम दे रखा है आपको लघु बीजाणुधानी का। लघु बीजाणुधानी संरचना, लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला बाह्य त्वचा, यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह है। दूसरा है अंतस्तिशियम, यह दूसरी एक परत होती है, यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरा है मध्य परत, यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। और जो अगला है चौथा टेपिटम, यह पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत है। और जो टेपिटम है इसके कार्य क्या है देखिए, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है और यह पराग कीट का निर्माण भी करता है। तीसरा टेपिटम एक स्पोरोपालिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। चौथे केलेस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। और जो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। इससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तीसरा, चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। चौथा, यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। परागकोश का स्फुटन, तो ये परागकोश का स्फुटन यहाँ होता है। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम। जो मैंने आपको पहले बताया है, परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती है, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोनियम स्थान से फट जाती है। इससे परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आपके डायग्राम दे रखा है। परागकण की संरचना, जो परागकण है उसकी संरचनाएं दे रखी है आपको डायग्राम में। इसके बाद देखिए परागकण, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका, इसमें 2 भित्तियां पाई जाती है। बाहरी भित्ति बाह्य चोल, आंतरिक भित्ति अंतःचोल। बाह्य चोल यानी बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपालेनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपालेनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, सार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता। अंतःचोल, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, वर्धी केंद्रक, जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इससे पराग नलिका निकलती है। द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। जो जायांग है, जाइनोसियम, जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। बीजांड की संरचना, ये आपके डायग्राम में दे रखी है इसकी संरचना।
प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। इसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, इसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, ये डायग्राम दे रखा है। बीजांड तथा भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणपोष का मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने 12th क्लास के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।